एक समय की बात है, किसी नगर में एक शंभू नाम का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि अपने लिए वह 2 टाइम का भोजन भी बड़ी ही मुश्किल से जुटा पाता था। उस पंडित का एक बेटा भी था जो कमाने के लिए विदेश गया हुआ था। उसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी भी रहता था। उस व्यापारी को उस पंडित की यह दशा देखकर उस पंडित पर बहुत दया आती थी। फिर एक दिन उस व्यापारी ने सोचा कि क्यों ना मैं इस पंडित को एक बैलों की जोड़ी दान कर दूं, और बैलों की देखरेख में उस पंडित का अकेलापन भी दूर हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वह उन्हें बेच भी सकेगा। फिर यही बात सोचकर एक दिन उस व्यापारी ने शंभू को एक बैलों की जोड़ी दान कर दी। अब शंभू बैलों को पाकर खुशी से फूला नहीं समाया। अब तो शंभू की दिनचर्या ही बदल गई। अब शंभू रोज सुबह जल्दी उठता, वह सबसे पहले बैलों के स्थान की साफ सफाई करता, फिर उन्हें तालाब में नहलाने धुलाने के लिए ले जाता, फिर भिक्षा के लिए निकल पड़ता और भिक्षा में जो शंभू को अन्न प्राप्त होता उस अन्न में से काफी बड़ा हिस्सा बैलों को खिलाता, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इसी प्रकार शंभू दिन चढ़ते ही भिक्षा के लिए निकल पड़ता और संध्या को जब शंभू घर लौटता तो वह खूब थका होता, लेकिन फिर भी वह बैलों को घास चराने नदी के किनारे ले जाया करता था। अब बैल भी शंभू के लाड़ प्यार और देखभाल के कारण कुछ ही दिनों में हष्ट पुष्ट हो गए थे। जो भी बैलों की जोड़ी को देखता तो बस देखता ही रह जाता। फिर एक दिन वह ब्राह्मण बैलों को तालाब में नहलाने के लिए ले जा रहा था। तभी एक चोर की दृष्टि उन बैलों पर पड़ गई। ऐसे हष्ट-पुष्ट बैलों को देखकर चोर की आंखों में चमक आ गई। फिर उस चोर ने ये निश्चय किया कि इन बैलों को तो मैं चुरा कर ही रहूंगा और फिर इन्हें मैं हाट में बेच दूंगा और फिर खूब अच्छी खासी कमाई होगी। फिर रात को जब वह चोर उन बैलों को चुराने निकला तो उसे एक वृक्ष के नीचे बहुत भयंकर व्यक्ति मिला, जिसके लंबे लंबे दांत थे और लाल आंखें थीं और शरीर पर कांटों जैसे बाल उग रहे थे। फिर चोर ने डरते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो? तब वह व्यक्ति बोला, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। और तुम कौन हो और इतनी देर रात को तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वह चोर बोला, भाई यही बगल के ही एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण के पास मैंने एक बहुत सुंदर बैलों की जोड़ी देखी है, बस उन्हीं को चुराने जा रहा हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? फिर वह ब्रह्म राक्षस बोला, अरे भाई मैं 3 दिनों में एक बार भोजन करता हूँ और आज मेरा भोजन वही ब्राह्मण है जिसके घर तुम बैल चुराने जा रहे हो। फिर यह बात सुनकर वह चोर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और फिर बोला, अरे वाह, तब तो बड़ा ही अच्छा साथ रहेगा हम दोनों का, और वैसे भी हम दोनों तो एक ही नाव के यात्री हैं। फिर वह चोर और ब्रह्म राक्षस उस ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़े और थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। जब वह चोर और राक्षस ब्राह्मण के घर पहुंचे तब ब्राह्मण गहरी नींद में सोया हुआ था। जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो रहा था तब ब्रह्म राक्षस उस पंडित के पास जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही चोर ने उसे टोक दिया। फिर चोर बोला, नहीं नहीं मित्र, यह न्याय संगत नहीं है। पहले मैं बैलों को चुरा लूं, फिर तुम ब्राह्मण को खाना। फिर वह ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं नहीं भाई, पहले मैं ही ब्राह्मण को खाऊंगा, तुम बैलों को चुराओगे। अगर खटका हो गया तो वह ब्राह्मण जाग जाएगा और मैं भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए तुम मुझे पहले ब्राह्मण को खा लेने दो, फिर तुम बैलों को चुराना। फिर वह चोर बोला, जब तुम ब्राह्मण को खाओगे तो इसे पीड़ा होगी, सो वह करहाएगा और करहाट की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो जाएंगे और फिर मैं बैलों को नहीं चुरा पाऊंगा। इसलिए तुम पहले मुझे बैलों को चुराने दो। फिर दोनों में जमकर तू मैं होने लगी। न ही चोर राक्षस की बात मानने को तैयार था और न ही राक्षस चोर की बात मानने को तैयार था। फिर थोड़ी देर बाद दोनों में झगड़ा बढ़ गया और शोरगुल की आवाज सुनकर वह ब्राह्मण जाग गया। फिर ब्राह्मण ने उन दोनों को देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों कौन हो और इतनी देर रात तुम मेरे घर में कैसे आए? तब चोर खुद को बचाते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुम्हें खाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए शोर मचाया था ताकि तुम्हें बचा सकूं।
तब वह ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं नहीं बापू, यह चोर हमारे बैल चुराने आया था। ब्राह्मण ने जब ब्रह्म राक्षस के मुंह से बापू शब्द तो ब्राह्मण ने आश्चर्य करते हुए पूछा, तुम कौन हो जो मुझे बापू कह रहे हो? तब वह व्यक्ति बोला, बापू मैं आपका बेटा किशन हूँ और यह राक्षस का रूप मैंने इसीलिए ही बनाया है कि मैं अपने घर में चोरी होने से बचा सकूं। फिर किशन बोला, बापू मुझे तभी पता चल गया था जब तुम बैलों को तालाब में नहलाने के लिए लेके जा रहे थे। तभी इस चोर ने निश्चय कर लिया था कि मैं इन बैलों को चुरा ले जाऊंगा। फिर मैंने भी इस चोर को सबक सिखाने के लिए यह रूप धारण कर लिया। फिर किशन बोला, अब बापू तुम जल्दी से पड़ोसियों को बुला लाओ और आज इस चोर को अच्छा खासा सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर वह ब्राह्मण पड़ोसियों को बुला लाया और फिर उस चोर की सबने मिलकर खूब पिटाई की और फिर आखिर में सभी ने यह निर्णय लिया कि एक दिन इस चोर को एक कमरे में बंद रखेंगे। फिर सभी ने मिलकर उस चोर को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर वह चोर कमरे में पहुंचते ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। इधर वह पंडित और उसका बेटा किशन बड़े ही खुश हो रहे थे कि आज तो हमने चोर को अच्छा खासा सबक सिखाया है। फिर वह ब्राह्मण अपने बेटे से बोला, बेटा किशन देख तो सही वह चोर अंदर किस अवस्था में पड़ा है। तब किशन ने अंदर जाकर देखा तो किशन तो देखकर हैरत में ही पड़ गया और फिर तेज तेज चिल्लाने लगा, अरे बापू वह चोर तो भाग गया और साथ में वह अपने अनाज की बोरी भी ले गया। तब ब्राह्मण ने आश्चर्य करते हुए पूछा, क्या? लेकिन बेटा हम तो दरवाजे पर ही खड़े थे, वह चोर कहाँ से भाग गया? तब किशन बोला, अरे बापू वह कमरे की खिड़की से भाग गया। किशन अपने पिता से दुखी होकर बोला, बापू हम उस चोर को चोरी करने से नहीं रोक सके। फिर वह पंडित मुस्कुराता हुआ बोला, बेटा किशन तुम चिंता मत करो, उस चोर को एक बार अनाज की बोरी खोलने तो दो, तभी तो पता चलेगा उस चोर को कि पंडित के घर चोरी करने का अंजाम क्या होता है। उधर वह चोर रास्ते में जाते हुए बड़ा ही खुश होते हुए जा रहा था और सोच रहा था कि इस ब्राह्मण और उसके बेटे ने क्या सोचा, यह हरिया चोर को पकड़ लेंगे और वैसे भी ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि हरिया चोरी करने निकले और कुछ चुरा कर ना लाए। फिर कुछ ही देर में हरिया अपने घर पहुंच गया और घर जाकर सबसे पहले हरिया ने वह अनाज की बोरी खोलकर ही देखी तो हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर कहने लगा, अरे बाप रे, यह पंडित तो बड़ा ही चतुर निकला, इसने तो मेरे साथ फिर से धोखा कर दिया। फिर उधर किशन ने अपने पिता से पूछा, बापू वैसे उस बोरी में क्या था जो आप बोल रहे थे कि उस चोर को एक बार वह बोरी खोलकर तो देखने दो, तभी पता चलेगा कि उस बोरी में है क्या। तब पंडित मुस्कुराते हुए बोला, बेटा किशन उस बोरी में अनाज नहीं था, उस बोरी में भूसा भरा हुआ था। फिर किशन हंसते हुए बोला, बापू उस चोर की तो उस बोरी को देखकर हालत ही खराब हो गई होगी। फिर उधर हरिया चोर गुस्सा होते हुए बोला, इस पंडित को मैं अब नहीं छोड़ूंगा, इसने क्या सोचा है, यह पंडित हरिया चोर को चूना लगा देगा। फिर दूसरे दिन वह हरिया चोर पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में वहां जा पहुंचा। फिर हरिया ने चुपके से देखा कि वह पंडित घर पर तो नहीं है, लेकिन जब हरिया पंडित के घर गया तो पंडित कहीं बाहर गया हुआ था। फिर हरिया घर में ताका झांकी करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हरिया को एक सोने का लोटा मिला तो हरिया ने वह लोटा फटाफट से उठा लिया और पंडित के आने से पहले वहां से खिसक लिया। फिर हरिया रास्ते में जाते हुए वह लोटा देखते हुए जा रहा था और कह रहा था कि पंडित तूने क्या समझा, हरिया तेरे घर से चोरी करे बिना ही मान जाएगा। हरिया ने जो एक बार सोच लिया वह करके ही रहता है। फिर हरिया सीधे ही उस लोटे को बेचने के लिए एक सेठ की दुकान पर जा पहुंचा। जब हरिया ने सेठ को वह लोटा दिया तो सेठ भी उस लोटे को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर सेठ ने हरिया से कहा, भाई साहब ये लोटा तो बड़ा ही अच्छा है, इसे तुम क्यों बेचना चाहते हो? तब हरिया कुछ सोचकर बोला, अरे सेठ जी, अब मेरे यह लोटा कोई काम तो आता नहीं, तो मैंने सोचा कि इसे मैं बेच ही देता हूँ। फिर जब सेठ ने उस लोटे को अच्छी तरह से जांचा परखा
पता चला कि वह लोटा तो नकली है। फिर सेठ ने हरिया से कहा, भाई साहब, तुम्हारा ये लोटा तो पीतल का है, इसे तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसे तो किसी कबाड़े वाले को दे देना चाहिए था ना। यह बात सुनकर हरिया को बहुत गुस्सा आया और फिर हरिया गुस्से से बोला, अरे सेठ, यह लोटा असली है, इसे थोड़ा ढंग से चेक कर। फिर सेठ को भी गुस्सा आ गया और फिर सेठ गुस्से में बोला, अरे भाई, यह लो तुम्हारा लोटा और यहाँ से चलते बनो, और हाँ, यह असली लोटा किसी और को ही बेचना। फिर हरिया वह लोटा लेकर किसी दूसरी दुकान पर जा पहुँचा। तब दुकान वाले ने हरिया से कहा, बोलिए भाई, क्या काम है? तब हरिया बोला, सेठ जी, मुझे यह लोटा बेचना है। तब दुकान वाले ने बोला, लाइए भाई, दिखाइए तुम्हारा लोटा। फिर दुकान वाले ने वह लोटा अच्छी तरह चेक किया तो दुकान वाले को भी गुस्सा आ गया। फिर दुकान वाला गुस्से में बोला, अरे भाई, यह लोटा तो पीतल का है, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? फिर हरिया थोड़ा गुस्से में बोला, अरे सेठ जी, इसे थोड़ा ढंग से चेक कीजिए, सोने का है, पीतल का नहीं है। यह बात सुनकर वह सेठ चिढ़ गया। फिर गुस्से में बोला, अरे भाई, मैं सुनार हूँ या तुम हो? तुम्हें पता है या मुझे पता है यह सोने का है या पीतल का है? फिर यह बात सुनकर हरिया को भी गुस्सा आया। फिर उन दोनों में झगड़ा हो गया तो सेठ ने अपने 2 आदमी बुलाए, हरिया की जोरदार पिटाई करवा दी। फिर हरिया गुस्सा होते हुए वहां से निकल गया। अब तो हरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और कहने लगा, पंडित, तू ज्यादा होशियार बनता है ना, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, तेरे यहाँ से चोरी करके ही रहूंगा। फिर हरिया पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में पंडित के घर के बाहर जा पहुंचा। जब हरिया पंडित के घर पहुंचा तो अंदर किशन और उसके पिता आपस में बातें कर रहे थे। तब किशन ने अपने पिता से कहा, बापू, वह हरिया चोर आज भी इधर उधर ही घूम रहा होगा। वह दान में आपको बहुत सारा सोना चांदी मिला था ना, आपने उसे कहाँ रखा है? तब पंडित बोला, अरे बेटा किशन, तू चिंता मत कर, वह सब कुछ तो मैं आज रात होने से पहले ही अपनी छत पर रख दूंगा। उस हरिया चोर को क्या पता चलेगा कि हमारी छत पर कुछ रखा भी है। उधर हरिया बाहर खड़ा खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब हरिया बड़ा ही खुश होता हुआ सोचने लगा, पंडित, अब तू कहीं भी धन छुपा कर रख ले, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। हरिया ने सोचा, थोड़ा अंधेरा होते ही मैं पंडित के घर की छत पर चुपके से बैठ जाऊंगा और जैसे ही पंडित धन की पोटली छत पर रखेगा वैसे ही भाग खड़ा होऊंगा। फिर जब शाम हुई तो हरिया घर के बाहर की सीढ़ियों से छत पर जा बैठा और रात होने का इंतजार करने लगा। अब जैसे जैसे रात बढ़ने लगी वैसे वैसे ठंड बढ़ने लगी। अब तो हरिया की ठंड के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन पंडित ने भी वह धन की पोटली अब तक छत पर नहीं रखी थी। अब हरिया ठंड में ठिठुरने लगा। अब हरिया ने नीचे उतरने की सोची तो वह सीढ़ियां वहां से गायब थीं। यह देखकर अब तो हरिया का दिमाग ही खराब हो गया कि आज तो मैं ठंड में ही मर गया, अब क्या करूं? अगर छत से कूदा तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे और घर के अंदर से गया तो वह पंडित और उसका बेटा पकड़ लेंगे। फिर हरिया ने सोचा, एक बार अंदर से ही निकलने की कोशिश करता हूँ, क्या पता वह पंडित और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे हों। फिर जैसे ही हरिया नीचे उतरने लगा वैसे ही किशन बोला, अरे बापू, आ जाओ, मैंने आग जला दी है, आज ठंड बहुत हो रही है, हाथ पैर गरम कर लो। तब फिर पंडित ने किशन से पूछा, बेटा किशन, अपने तो लकड़ी ही नहीं थी, फिर तूने आग कैसे जला दी? तब किशन बोला, अरे बापू, वह बाहर सीढ़ी रखी थी ना, मैंने वही तोड़ दी, वैसे भी वह गल तो गई ही थी और आज सर्दी भी बहुत ज्यादा है तो मैंने उसको ही तोड़कर आग जलाई है। यह सभी बातें हरिया खड़ा खड़ा सुन रहा था। फिर हरिया ने सोचा, भाई आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ, अब क्या करूँ? फिर हरिया कुछ सोचकर वापस ऊपर छत पर चला गया और छत से ही कूदने की सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद जैसे तैसे हरिया छत से नीचे कूद गया और नीचे गिर गया। अब तो हरिया की हड्डी पसली टूट गई
और अब तो हरिया से एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। फिर जैसे तैसे हरिया खड़ा होकर चलने लगा, वैसे ही अचानक एक कुत्ता पता नहीं कहां से आ गया और हरिया के पीछे भौंकने लगा और हरिया आगे आगे और कुत्ता पीछे पीछे। अब हरिया सोचने लगा, अब तो मुझसे इससे तेज और नहीं भागा जाएगा और अब यह कुत्ता मुझे खा जाएगा। फिर हरिया और तेज भागने लगा। जैसे ही हरिया तेज भाग रहा था, उसका पैर फिसल गया और वह कीचड़ में गिर गया। अब कुत्ता हरिया को इधर उधर देख रहा था, लेकिन कुत्ते को हरिया कहीं भी दिखाई नहीं दिया और कुत्ता वापस चला गया। फिर कुत्ते के जाने के बाद हरिया जैसे तैसे उस कीचड़ से बाहर निकला और कहने लगा, अरे बाप रे, इस पंडित ने तो आज मुझे मार ही देना था। आज तो मेरी जान बड़ी ही मुश्किल से बची है। अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। अब तो मैं इस पंडित के घर कभी भी चोरी करने की नहीं सोचूंगा। जान बची तो लाखों पाए। अब मैं उस पंडित के घर के आसपास कभी भी नहीं फटकूंगा। उस पंडित और उसके बेटे ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। फिर उधर वह पंडित और किशन आपस में बातें कर रहे थे। फिर किशन बोला, बापू, अब वह चोर इधर कभी भी चोरी करने के लिए नहीं फटकेगा। तब वह पंडित हंसते हुए बोला, अरे बेटा किशन, वह हरिया चोर हमारे घर ही नहीं बल्कि हमारे गांव की तरफ ही कभी आने की नहीं सोचेगा। इस बार तो हरिया का हमने पक्का ही इलाज कर दिया है। तब किशन बोला, हाँ बापू, हरिया ने पंगा भी तो किससे लिया था, तो अब उसका फल भी तो उसे ही भुगतना पड़ेगा। तब पंडित और किशन यह कहते हुए हंसने लगे। रास्ते में जाते हुए हरिया दर्द से कराता हुआ जा रहा था और अपने आप से बातें करते हुए जा रहा था। हरिया बोल रहा था, आज तक मैंने हजारों चोरियां की हैं, लेकिन इतनी बुरी तरह मैंने मुंह की आज तक नहीं खाई। फिर हरिया खुद ही बड़बड़ाने लगा, अरे इस पंडित के घर चोरी करने की मुझे क्या सूझी थी। इसने तो मेरा बुरी तरह भरता बना दिया है। मेरे हाथ पैर तक तोड़ दिए, मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मुझे सेठ से पिटवा दिया। अब तो मेरी यह हालत है कि अब तो मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं ऐसा कैसा चोर हूँ, इतनी बार मुंह की खानी पड़ी। यही सब बातें सोचते हुए हरिया अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में हरिया को एक व्यक्ति आता हुआ नजर आया। फिर हरिया से उस व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या हुआ, आपकी शायद तबीयत खराब है, आप तो बिल्कुल चल ही नहीं पा रहे, और वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो हरिया बड़ा ही दुखी होकर बोला, अरे भाई क्या बताऊं क्या हुआ है, वैसे मेरा नाम हरिया है और मैं इधर ही पास के ही एक नगर में रहता हूँ। जब उस व्यक्ति ने हरिया का नाम सुना तो नाम सुनते ही वह व्यक्ति बोला, अच्छा अच्छा, आप तो जाने माने हरिया चोर हो। यह बात सुनकर हरिया को एक पल के लिए बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर हरिया को पंडित की सारी बातें याद आ गई और वह फिर से दुखी हो गया। फिर हरिया ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हो। तब वह व्यक्ति बोला, भाई मेरा नाम मन है और मैं ठगी का काम करता हूँ और यहाँ से थोड़ी ही दूर मेरा गांव है, वहीं रहता हूँ। फिर मन ने हरिया से पूछा, भाई हरिया, वैसे तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई कि तुम एक कदम भी नहीं चल पा रहे हो। तब हरिया दुखी होकर बोला, भाई मन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तब मन भी भावुक होकर बोला, अरे भाई हरिया, बताओ तो सही, क्या पता शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। फिर हरिया चोर ने मन को पंडित के घर वाली सारी बात बता दी। हरिया बोला, भाई मन, इसी पड़ोस के गांव में एक पंडित है, उसने मेरा यह हाल किया है। फिर मन ने आश्चर्य करते हुए पूछा, भाई हरिया, पंडित ने ऐसा क्या किया तुम्हारे साथ जो तुम इतने परेशान हो। तब हरिया दुखी होकर बोला, भाई मन, उस पंडित ने मुझे एक सेर से पिटवा दिया, मेरे पीछे कुत्ता छोड़ दिया, मुझे छत से कूदा दिया। फिर मन ने हरिया को सांत्वना दी और मन हरिया से बोला, भाई हरिया, तुम इतने दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस पंडित को सबक सिखाने में। तब हरिया ने यह बात सुनी तो हरिया ने कहा, नहीं भाई मन,
मैं अब उस पंडित के यहाँ कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मन मुस्कुराते हुए बोला, भाई हरिया, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं भी एक ठग हूँ, और जब एक ठग और एक चोर का दिमाग मिलकर काम करेगा तो मजा आ जाएगा। लेकिन हरिया किसी भी बात के लिए राजी नहीं हुआ। फिर मन ने हरिया से कहा, चलो भाई हरिया, तुम एक काम करो, मैं उस पंडित के घर जाता हूँ, और मैं जब उस पंडित के घर से आऊँ तो तुम मुझे इसी जगह मिलना। फिर हरिया बोला, ठीक है भाई मन। फिर मन उस पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर में उस पंडित के घर जा पहुंचा। जब मन पंडित के घर गया तब किशन भी कमाने के लिए परदेश जा रहा था, और पंडित से किशन ने बोला, ठीक है बापू, अब मैं भी चलता हूँ, और आपको मेरी कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं तुरंत चला आऊँगा। और वैसे भी हरिया का तो हमने पक्का इलाज कर ही दिया है। यह कहकर किशन और पंडित हंसने लगे, और फिर किशन अपने घर से परदेश के लिए निकल पड़ा। अब इधर पंडित घर में अकेला ही रह गया। अब जैसे ही पंडित घर के अंदर गया वैसे ही मन तुरंत बाहर निकल कर आ गया और पंडित के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगा कि पंडित की पूरे दिन की दिनचर्या क्या रहती है। फिर मन के दिमाग में एक योजना आई, और पंडित जैसे ही भिक्षा मांगने घर से निकला उसके थोड़ी देर बाद ही मन पंडित के सामने से आता हुआ दिखाई दिया। फिर मन ने पंडित के पास आकर पंडित से कहा, पंडित जी प्रणाम। तब पंडित बोला, जीते रहो पुत्र, तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आप बहुत ज्ञानी पंडित हो और मुझे आपका शिष्य बनकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना है। यह बात पंडित को भी बहुत अच्छी लगी। फिर पंडित बोला, लेकिन बेटा मेरे पास इतना समय नहीं बचता कि मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्त करा सकूं। फिर पंडित ने मन को साफ इनकार कर दिया और पंडित आगे बढ़ गया। फिर पंडित जब भिक्षा मांगकर वापस आ रहा था तो वह मन उस पंडित को उसी जगह मिला और फिर से विनती करने लगा। तब फिर पंडित को भी आखिरकार मानना ही पड़ा। अब मन और पंडित के घर की तरफ चल पड़े और रास्ते में दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तब पंडित ने मन से कहा, बेटा तुम्हारा इतना ही ज्ञान प्राप्त करने का मन था तो तुम अब से पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। तब मन बोला, अरे पंडित जी, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर मन पंडित से बोला, वैसे गुरुजी, जब जिसकी किस्मत में जो चीज लिखी होती है वह उसे उसी समय मिलती है। तब पंडित भी खुश होता हुआ बोला, हाँ पुत्र, तुम यह बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर मन और पंडित दोनों घर पहुंच गए। अब पंडित के घर के सारे काम मन खुद ही करने लगा। बैलों के नीचे की साफ सफाई, बैलों को तालाब में पानी पिलाकर लाना और सभी कार्य। अब मन पंडित के ऊपर पूरी नजर रखता था कि वह धन को कहाँ रखता है और कौन सी वस्तु को किस जगह रखी जाती है। फिर एक दिन पंडित ने कहा, पुत्र, आज हमें पूजा करवाने के लिए पास के ही गांव में चलना है। तब मन बोला, ठीक है गुरुजी। फिर मन और पंडित दोनों दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। फिर थोड़ी देर बाद पंडित को लघु शंका होने की आशंका हुई। पंडित ने मन से कहा, बेटा मन, मुझे लघु शंका से निवृत्त होकर आना है। आगे कोई तालाब या नदी आएगी क्या? तब तुम मुझे बता देना। तब मन बोला, हाँ गुरुजी, थोड़ा सा आगे चल के ही एक छोटी सी नदी आएगी। फिर पंडित और मन उस नदी के किनारे पहुंच गए। जब पंडित लघु शंका से निवृत्त होने के लिए जाने लगा तो पंडित ने एक पोटली नीचे रखी और मन से कहा कि बेटा मन, तुम इस सामान का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। तब मन भी बड़ा ही खुश हो रहा था कि यह पंडित कब जाए और मैं धन की पोटली लेकर कब रफू चक्कर हूँ। फिर पंडित वह धन की पोटली नीचे रखकर चला गया। फिर वह पंडित जैसे ही वह धन की पोटली रखकर नीचे जाता है, उसके थोड़ी देर बाद ही मन ने वह पोटली बदल दी। वह पंडित की पोटली उठा ली और उसकी जगह कोई दूसरी पोटली रख दी और जल्दी से वहां से खिसक लिया। फिर रास्ते में जाते हुए मन बड़ा ही खुश होता हुआ जा रहा था। फिर उधर से आगे से मन को हरिया आता हुआ दिखाई दिया। फिर मन ने हरिया को सारी बात बता दी। फिर हरिया ने मन से पूछा, भाई मन, उस पंडित का धन तुम ले भी आए और उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं।
तब मन भी थोड़ा जोश में बोला, भाई हरिया, शायद तुम जानते नहीं हो, मैं एक ठग हूँ और ठग एक बार जो सोच ले वह काम करके ही रहता है। तब हरिया ने मन से कहा, भैया मन, वैसे इस पोटली में है क्या? तब मन बोला, भाई हरिया, इस पोटली में धन है। फिर हरिया ने आश्चर्य करते हुए पूछा, भाई मन, पंडित ने तुम्हें खुद धन की पोटली दे दी? तब मन ने हरिया को रास्ते वाली सारी बात बता दी। तब मन ने हरिया से कहा, देख भाई हरिया, यह धन तो मेरी मेहनत का है, इसमें से तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। और हाँ, वैसे उस पंडित का घर अभी खाली है, अगर तुम्हें हाथ साफ करना हो तो हाथ साफ कर सकते हो। तब हरिया डरते हुए बोला, पंडित के घर और मैं? ना भाई ना, हरिया बिना खाए रह जाएगा, लेकिन पंडित के घर अब कभी भी नहीं जाएगा। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया, पंडित दूसरे गांव की तरफ गया है और उसका बेटा परदेश गया है, अब पंडित के घर कोई भी नहीं है। तब हरिया बोला, अरे भाई मन, जब तुम उस पंडित की धन की पोटली उठाकर लाए थे तब तो उस पंडित को घर वापस जाना ही पड़ा होगा ना? तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया, मेरा नाम भी मन ठग है, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मैंने उस पोटली की जगह एक दूसरी पोटली रख दी थी। अब पंडित वह पोटली खोलकर देखेगा तो उसके होश उड़ जाएंगे। उधर पंडित को जब मन दिखाई नहीं दिया और वह पोटली हाथ में उठाई तो पंडित को सब कुछ समझ में आ गया और वह अपने घर की तरफ वापस चला गया। इधर मन ने हरिया को पंडित के घर भेजने के लिए राजी कर लिया। और फिर इतना कहकर मन भी अपने घर की तरफ चला गया। इधर हरिया भी पंडित के घर की तरफ चल पड़ा और फिर हरिया थोड़ी ही देर में पंडित के घर जा पहुंचा। और जैसे ही वह कमरे में गया तो पंडित ने कमरे की कुंडी बंद कर दी। उधर हरिया जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अब तो मैं फिर से फंस गया, अब यह पंडित पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। और मैं तो इस पंडित को पहले ही जानता था कि यह पंडित किसी के हाथ नहीं आ सकता। फिर हरिया बोला, अरे बाप रे, यह इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई, मुझे उस ठग की बातों में नहीं आना चाहिए था। फिर पंडित बोला, हरिया, तू नहीं सुधरेगा ना, देख फिर से आ गया। तब हरिया रोते हुए बोला, अरे पंडित जी, मैं तो आपके घर क्या, आपके गांव में भी कभी पैर नहीं रखता, लेकिन इतने दिनों से वह जो तुम्हारे साथ मन रह रहा था ना, वह एक ठग था जो आज ही तुम्हें ठग कर गया है। पंडित हंसते हुए बोला, हरिया, वह तो उस ठग को घर जाने के बाद ही पता चलेगा कि किसने किसको ठगा है। तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर उधर मन जब घर पहुंचा तो उसने वह पोटली खोलकर देखी तो उसमें तो पूजा का सामान भरा हुआ था। यह देखकर तो मन के होश उड़ गए। अब तो यह देखकर मन का दिमाग ही खराब हो गया और वह भी पंडित के घर की तरफ चल पड़ा। और रास्ते में मन बड़बड़ाने लगा कि पंडित, मैं हरिया नहीं हूँ, मेरा नाम मन ठग है और शायद आज से पहले तेरा ठगों से पाला नहीं पड़ा, इसलिए तो तूने आज ऐसी हरकत की है। फिर मन पंडित के घर पहुंच गया। जैसे ही मन ने वह हरिया वाले कमरे की कुंडी खोली तो देखा तो अंदर हरिया था। हरिया को देखकर मन चौंक कर बोला, अरे तुम यहाँ कैसे? इतनी ही देर में कुंडी बाहर से बंद हो गई। फिर जब मन ने हरिया को कमरे में देखा तो आश्चर्य करते हुए पूछा, भाई हरिया, तुम यहाँ कैसे? अब तक घर नहीं गए? फिर हरिया दुखी होकर बोला, भाई मन, मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि मैं अब उस पंडित के घर कभी भी नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम नहीं माने और अब खुद ही देख लो, यहाँ मैं कमरे में बंद पड़ा हूँ। फिर मन हंसते हुए बोला, भाई हरिया, तुम वैसे बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, थोड़ा सब्र रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर हरिया गुस्से से बोला, इसी बात का तो दुख है मुझे कि तुम मेरे साथ हो। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, भाई हरिया, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। और हाँ, वैसे तुम यह क्यों बोल रहे हो कि तुम्हें इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तब हरिया बोला, अरे भाई मन, अब मैं और क्या कहूँ,
ना ही तुम मुझे उस दिन मिलते और ना ही मैं फिर से इस पंडित के घर आता और ना ही अब इस कमरे में बंद होता। यह सारी बातें बाहर खड़ा खड़ा पंडित भी सुन रहा था। तब बाहर से पंडित बोला, हरियामन, अब दुखी होने का क्या फायदा? तुम लोग अपनी हरकतों से बाज तो कभी आओगे नहीं। फिर पंडित बोला, वह कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ को कितने भी दिन पाइप में डाल कर रखो, जब वह निकलती है तो वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। वही हाल तुम दोनों का है। तुम दोनों कभी भी नहीं सुधरोगे। फिर अंदर से हरिया रोता हुआ बोला, पंडित जी, मैंने जो भी कुछ सस्ता वह सब कुछ आपको बता दिया। मैं तुम्हारे घर की तरफ कभी भी आंख उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन इस मन की वजह से आज मैं फिर से फंस गया हूँ। फिर पंडित थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, देख हरिया, अगर तेरी नियत में खोट ना होता ना तो ये ठग तुझसे कुछ भी कहता, लेकिन तू यहाँ फिर से वापस कभी भी नहीं आता। फिर हरिया गिड़गिड़ाते हुए बोला, पंडित जी, बस एक बार मुझे जाने दो। अब मैं किसी की भी बातों में कभी भी नहीं आऊँगा और मुझे एक बार माफ कर दो बस। फिर पंडित बोला, देख हरिया, मैंने तुझे बहुत मौके दिए हैं, लेकिन अब मेरे पास तुझे देने के लिए एक भी मौका नहीं है। फिर मन और हरिया दोनों में झगड़ा होने लगा। उधर वह पंडित मन और हरिया के झगड़े को छोड़ भिक्षा के लिए निकल पड़ा। फिर मन ने हरिया से कहा, भाई हरिया, अब तुम शांत हो जाओ और उधर खिड़की में से बाहर देखो कौन खड़ा है। तब मन थोड़ा अकड़ कर बोला, भाई हरिया, मैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता। वह देखो, मैं सब बंदोबस्त करके आया हूँ। मैं भी इस पंडित के साथ रह कर गया हूँ, तो मुझे भी पता है यह पंडित सीधा साधा दिखता है, लेकिन है नहीं। फिर मन बोला, भाई हरिया, इस पंडित ने मुझे भी धोखा दिया है। उस पोटली में कोई धनवन नहीं था, उसमें तो पूजा का सामान भरा हुआ था, इसीलिए तो मैं पंडित को सबक सिखाने के लिए वापस आया था। फिर मन ने खिड़की से बाहर खड़े हुए व्यक्ति को इशारा किया और फिर उस व्यक्ति ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। फिर हरिया और मन दोनों बाहर आ गए। तब मन ने उस व्यक्ति से कहा, भाई अब तुम जाओ और जो मैंने तुम्हें समझाया वह काम उसी तरीके से होना चाहिए। फिर वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरु। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। फिर इधर जैसे ही मन और हरिया घर से चलने लगे, वैसे ही घर के बाहर बैलों की जोड़ी बंधी हुई दिखाई दी। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, भाई हरिया, वह देखो बैल। फिर मन हंसते हुए बोला, भाई हरिया, वैसे तुम्हारी कहानी इस बैलों से ही शुरू हुई थी, चलो आज इसे खत्म कर देते हैं। तब हरिया डरते हुए बोला, ना भाई ना, मुझे अब कुछ भी बैल वैल नहीं चाहिए, मुझे अब बस मेरे घर जाना है। फिर मन ने हरिया से कहा, अरे भाई हरिया, एक तो तुम डरते बहुत हो, तुम्हारे इस डर को देखकर तो ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि भाई तुम चोर हो। तब हरिया बोला, अरे भैया मन, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि चोरी बोरी अब सब मुझे छोड़ देनी चाहिए, अब मुझे कोई भी चोरी नहीं करनी है। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ एक ठग है, फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। फिर मन जबरदस्ती हरिया को बैलों के पास ले गया। जैसे ही मन और हरिया बैलों के पास गए, वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था, उस गड्ढे में दोनों गिर गए। अब हरिया फिर से मन से गुस्सा करते हुए बोला, अरे भाई मन, तुम ये बताओ मुझसे चाहते क्या हो? जब मैंने तुमसे इतना मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी और फिर से डाल दिया इस मुसीबत में। फिर मन थोड़ा उदास होते हुए बोला, हाँ भाई हरिया, वैसे तो यह पंडित बड़ा ही होशियार है। तब हरिया बोला, भाई मन, अब मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। तब मन बोला, हाँ भाई हरिया बोलो, अब तुम भी तुम्हारी यह हट छोड़ी दो कि इस पंडित के घर से तुम चोरी करोगे। तब मन थोड़ा कड़कर बोला, अरे भाई हरिया, तुम यह क्या बोल रहे हो? मैं एक तो ठग हूँ और ऐसी बात सोचना भी मेरे शान के खिलाफ है। फिर मन ने हरिया से कहा, भाई हरिया, इस गड्ढे में शायद चींटियां हैं। तब हरिया बोला, भाई मन, तुम्हें यह कैसे पता इस गड्ढे में चींटियां हैं? तब मन बोला, अरे भाई, मुझे खा रही हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तब हरिया ने इधर उधर देखा
तब हरिया बोला, अरे बाप रे भाई मन, इस गड्ढे में चींटियां ही नहीं हैं, मुझे तो साक्षात यमराज दिखाई दे रहे हैं और आज ही हमें लाल पीला कर देंगे। अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना। फिर इतनी ही देर में है वह पंडित आ गया। जब पंडित ने मन और हरिया को उस गड्ढे में देखा तो पंडित भी हंसते हुए बोला, अरे वाह, जिस समय का मुझे इंतजार था वह समय आ गया और अब तुम दोनों इस गड्ढे में ही पड़े रहो और तब तक मैं पुलिस बुलाकर लाता हूँ और जब तक तुम्हारी ये चींटियां सेवा करती रहेंगी। फिर हरिया रोते हुए बोला, अरे पंडित जी, बस आखिरी बार मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आऊँगा, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, नहीं तो ये चींटियां मुझे खा के लाल पीला कर देंगी। फिर हरिया बोला, पंडित जी आप पुलिस को लाके क्या करोगे, ये चींटियां ही हमें छोड़ेंगी तभी तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तब पंडित वहां से हंसता हुआ चला गया। फिर हरिया ने मन से गुस्से में कहा, भाई मन, अब तुमने यह दिन भी दिखा दिया। फिर मन मुस्कुराते हुए बोला, अरे हरिया, तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तब हरिया गुस्सा करते हुए बोला, अरे भैया मन, अब तुम रहने दो, बस बहुत हो गया, पहले तो मना करते करते इस गड्ढे में गिरा दिया और अब वह पंडित भी पुलिस को लेकर आता होगा और जब पुलिस तुम्हें सूतेगी ना तभी पता चलेगा। इतनी ही देर में वह पंडित पुलिस को लेकर आ गया और फिर मन और हरिया को पुलिस पकड़ कर ले गई। जब मन और हरिया को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी तब रास्ते में हरिया ने पुलिस वाले से कहा, थानेदार जी आप हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमें चींटियों ने बहुत बुरी तरह काटा है, यह देखो हमारी चमड़ी कितनी मोटी हो गई है। तब पुलिस वाला भी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, ये तो दिख ही रहा है तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो रही है, चलो वहाँ चल के पतली कर देंगे। फिर हरिया ने मन से कहा, भाई मन, तुम्हें शायद पता नहीं है यह पुलिस वाले कितनी बुरी तरह पिटाई करते हैं। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई हरिया, यह लोग बहुत तेज पीटते हैं और ऐसी पिटाई करते हैं कि पिटाई खाने वाले व्यक्ति के न तो बैठते ही बनता है, न सोते ही बनता है, न उठते ही बनता है, भैया बहुत दर्द होता है। तब हरिया दुखी होकर बोला, अरे भैया मन, तुमने तो मुझे बहुत बुरा फंसाया है और तुम्हें तो मेरी हालत का पहले ही पता है, उस पंडित ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भैया हरिया, मुझे सब कुछ पता है और मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है तुम्हारे बारे में। अब पुलिस वाला भी उन दोनों की सारी बातें सुनते हुए जा रहा था। तब पुलिस वाले ने हरिया और ठग से कहा, अरे भाई, तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन पंडित जी ने तुम दोनों की अच्छी खासी सुताई की है, लेकिन तुम दोनों फिर भी नहीं माने और फिर आखिर में परेशान होकर ही उन पंडित जी ने मुझे बुलाया है। तब तो अब मुझे भी तुम्हारी अच्छी खासी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तब मन हंसते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं थानेदार जी, जब उस पंडित ने ही हमारे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि आखिर में तो उसने हमें बुरी तरह चींटियों से कटवाया था, तो आप भी अपनी मन की पूरी कर लेना। यह बात सुनते ही हरिया गुस्से से बोला, नहीं नहीं थानेदार जी, आपको जो भी कुछ सजा देनी है वह इस मन को ही देना, क्योंकि मैं तो उस पंडित के घर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यह मन ही जबरदस्ती लेकर गया था। फिर हरिया दुखी होकर बोला, और हाँ थानेदार जी, उस पंडित और उसके बेटे ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। अगर यह सब कुछ आपको देखना है तो इसकी भी वीडियो है। पंडित के घर चोर पार्ट फर्स्ट और सेकंड में सब कुछ दिया हुआ है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उन दोनों ने मेरे साथ क्या क्या किया था। तब पुलिस वाला हरिया से बोला, अरे हरिया, तुम मुझे ही बना रहे हो, तुम कहते हो कि ये मन तुम्हें जबरदस्ती पंडित के घर ले गया। अगर ऐसी ही बात थी तो यह मन तुमसे कहेगा कि तुम कुएं में कूद जाओ, क्या तुम कुएं में कूद जाओगे? और हाँ, जब तुम्हें नहीं जाना था तो तुम मत जाते, लेकिन वह कहते हैं ना कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, तुम भी उसी तरह के हो। तब मन रोते हुए बोला, नहीं नहीं थानेदार जी,
अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मन की बातों में मैं कभी भी नहीं आऊंगा। फिर इतने में ही मन और हरिया और वह पुलिस वाला पुलिस स्टेशन पहुंच गए। फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर थानेदार ने एक पुलिस वाले से कहा, इन दोनों की अच्छी खासी खातिरदारी करनी है, इन दोनों को तुम अंदर लेके चलो, मैं अभी आता हूँ। तब हरिया गिड़गिड़ाते हुए बोला, थानेदार जी बस एक बार मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। तब थानेदार पुलिस वाले से ऊंची आवाज में बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता, इन दोनों को अंदर लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर वह पुलिस वाला हरिया और उस ठग को अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद वह थानेदार भी वहाँ पहुँच गया। फिर थानेदार ने उस पुलिस वाले से कहा, भाई अब तुम बाहर जाओ और मैं कहूँ तब तक कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तब वह पुलिस वाला बोला, ठीक है साहब। फिर थानेदार ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ भाई अब तुम दोनों बताओ, तुम दोनों को क्या सजा दी जाए, या तो तुम्हें उम्र कैद होगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। यह बात सुनकर मन मुस्कुराने लगा। उधर पास में खड़ा हरिया थर थर कांपने लगा और बोला, साहब आप हमें उम्र कैद मत दो, आप हमें यह बता दो कितना जुर्माना भरना पड़ेगा, हम जुर्माना ही भर देंगे। यह बात सुनकर वह पुलिस वाला और मन ठहाका लगाकर हंसने लगे। हरिया आश्चर्य करते हुए उन दोनों को देखने लगा। तब हरिया ने मन के पास आकर पूछा, भाई मन, यह थानेदार जी और तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? तब मन थोड़ा अकड़ कर बोला, भाई हरिया, यह थानेदार जी हमारे परम मित्र हैं, तभी तो उस दिन वह पंडित पुलिस का नाम ले रहा था और तुम घबरा रहे थे, तब मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था कि वह पंडित इस बार पुलिस को जरूर बुलाएगा। और तुम्हें वह दिन याद है जिस दिन वह व्यक्ति हमारा दरवाजा खोलने के लिए आया था? तब मैंने उसे कहा था कि सारा काम ढंग से करना है, वह इसी काम की प्लानिंग थी। और हरिया अब तुम इधर आओ, मैं तुम्हारी अपने परम मित्र से जानकारी कराता हूँ। यह थानेदार जी भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, पहले ये भी ठगी का काम करते थे, इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, एक ठग ने दूसरे ठग को लगाया चूना, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से सब कुछ देख सकते हो कि इन्होंने मुझे किस तरह ठगा था। और फिर इसके बाद काफी समय तक हम दोनों साथ काम करते रहे, लेकिन एक दिन इन थानेदार जी ने ठान ही लिया कि अब मैं ठगी का काम छोड़कर पुलिस की नौकरी करूंगा। और फिर यह इधर आ गए और हम उसी ठगी में ही रह गए। फिर मन ने उस पुलिस वाले से कहा, क्यों भाई मोहन, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तब मोहन हंसते हुए बोला, हाँ भाई हरिया, जो मन बोल रहा है वह बिल्कुल सही बोल रहा है। तब मन हरिया से बोला, भाई हरिया, हम जो भी काम करते हैं उसका पहले ही बंदोबस्त कर लेते हैं कि अगर हम पकड़े भी गए तो वहाँ से किस प्रकार छूटेंगे। तब हरिया थोड़ा गुस्सा करते हुए बोला, भाई मन, जब यह थानेदार जी तुम्हारे मित्र थे तो तुमने ये बात मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई? मेरी इतनी हालत खराब हो रही थी कि तुम्हें पता नहीं है, जब से उस पंडित ने पुलिस का नाम लिया था तब से ही मेरे पेट में पानी पानी हो रहा था। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया, जब तुम्हें मैं यह बात उस समय बताता तो तुम्हें इतनी खुशी नहीं होती जितनी आज हो रही है। तब हरिया बोला, हाँ भाई मन, यह बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर वह पुलिस वाला बोला, भाई हरिया, अब तुम मुझे एक बात बताओ, उस पंडित ने तुम्हारी इतनी सुताई करवाई, क्या तुम्हें उसके घर से कुछ मिला? तब हरिया दुखी होकर बोला, अरे थानेदार जी, उस पंडित के घर से एक सुई तक लाना नामुमकिन है, मुझे तो अब उसके घर से कुछ भी नहीं चाहिए। तब वह पुलिस वाला बोला, भाई हरिया, तुम्हारे साथ तो यह बहुत बुरा हुआ है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिला और उस पंडित ने तुम्हारी जाने कितनी बार चटनी बनवाई है। तब पुलिस वाला थोड़ा जोश में बोला, भाई हरिया, तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें उस पंडित से बदला तो जरूर लेना चाहिए। तब मन बोला, हाँ भाई हरिया, चलो हम अब फिर से उस पंडित के घर चलेंगे और इस बार कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। तब हरिया तमतमाते हुए बोला, ना भाई ना, मुझे तो ना ही उस पंडित का कोई धन चाहिए और ना ही उससे कोई बदला चाहिए, और मैं तो अब मेरे घर जाऊंगा, मुझे किसी के साथ कहीं भी नहीं जाना है। तब मन बोला, अरे भाई हरिया,
तुम घबराते बहुत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और अब तुमने यह सब कुछ तो देख ही लिया कि मैं तुम्हें मुसीबत से तो निकाल ही लेता हूँ। तब हरिया गुस्से से बोला, भाई मन, अब बस बहुत हो गई चोरी, अब मुझे माफ करो, मुझे बस मेरे घर जाना है, मुझे जाने दो। फिर वह पुलिस वाला बोला, वैसे वही हरिया, वह पंडित अब कोई भी प्लानिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो यही पता है कि हरिया और ठग को तो पुलिस पकड़ कर ले ही गई, और वैसे भी वह सुबह के टाइम भिक्षा मांगने तो जाता ही है, तो तुम्हारा काम बन सकता है। तब हरिया के दिमाग में कुछ बात तो आई। फिर मन बोला, हरिया बोलो क्या प्लानिंग है। तब हरिया डरते हुए बोला, भाई मन, एक बार फिर से सोच लो, क्या चलना है तुम्हें उस पंडित के घर? भाई वह पंडित है, मेरे तो पंडित का नाम सुनते ही पूरे शरीर में शीतलहर दौड़ जाती है। तब मन हंसते हुए बोला, अरे भाई हरिया, तुम डरो मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। फिर मन ने हरिया को एक बार फिर से राजी कर लिया पंडित के घर चोरी करने के लिए। फिर मन और हरिया पुलिस स्टेशन से उस पंडित के घर की तरफ चल पड़े। फिर रास्ते में हरिया डरते हुए ठग से बोला, भैया मन, मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ, अभी भी समय है, चलो अपने अपने घर निकल चलते हैं। तब मन थोड़ा जोश में बोला, भाई हरिया, तुम एक बात बताओ, तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या? तब हरिया बोला, अरे भैया मन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें तो उस पंडित के बारे में सब कुछ पता ही है, वह कितना खतरनाक है। फिर थोड़ी ही देर में वह मन और हरिया पंडित के घर पहुंच गए। फिर हरिया और ठग दोनों ही पंडित के घर में अंदर घुस गए और पंडित को देखने लगे कि कहीं पंडित घर में तो नहीं है। तब हरिया ने लंबी सांस लेकर मन से कहा, भैया मन, यह तो पक्का हो गया कि पंडित घर पर तो नहीं है। फिर हरिया बोला, भाई मन, अब तुम जल्दी से यह बताओ कि जब तुम यहाँ रहते थे तब पंडित अपना धन कहाँ छुपा कर रखता था? तब ठग बोला, भैया हरिया, वह पंडित वैसे तो बड़ा ही चतुर है, लेकिन वह पंडित मेरे सामने तो अलमारी में ही अपना सामान रखता था। इतनी बात होते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही हरिया चिल्लाने लगा, अरे भैया मन, मैंने तुमसे बहुत मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। यह लो, वो आ गया पंडित, और उसने फिर से हमें कमरे में बंद कर दिया। फिर मन भी मन में सोचने लगा कि अब की बार तो बहुत बुरे फंस गए, इस बार तो मैंने कोई तैयारी भी नहीं की है। फिर मन हरिया को धैर्य बनाते हुए बोला, अरे भाई हरिया, तुम थोड़ी देर रुको तो सही, मैं अभी देखता हूँ दरवाजा किसने बंद किया है। तब हरिया रोते हुए बोला, अरे भैया मन, अब तुम रहने दो, देखकर क्या करोगे? पंडित के अलावा और कौन होगा? अब बस तुम सुताई के लिए तैयार हो जाओ। फिर मन धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंच गया और फिर मन ने दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। तब मन ने लंबी सांस लेते हुए बोला, अरे भैया हरिया, बाहर कोई भी नहीं है, यह गेट तो हवा से बंद हुआ था। तब हरिया बोला, भैया मन, थोड़ा ढंग से चेक करो। तब मन मुस्कुराते हुए बोला, भैया हरिया, बोला ना कोई नहीं है। फिर मन वापस घर के अंदर आ गया और धन को ढूंढने लगे। तब काफी देर बाद मन को एक पोटली दिखाई दी। तब मन खुश होकर बोला, भाई हरिया, वह देखो, धन मिल गया। तब हरिया बोला, भाई मन, अब यह धन लेकर फटाफट से यहाँ से खिसक लो, नहीं तो वह पंडित आ जाएगा। तब मन बोला, हाँ भाई हरिया, चलो चलते हैं। फिर जैसे ही हरिया और मन घर से चलने लगे तब मन को छींके पर एक मटकी लटकी हुई दिखाई दी। तब मन ने हरिया से कहा, देखो भाई हरिया, वह क्या है? हो सकता है पंडित ने उस मटकी में धन छुपा कर रख रखा हो। तब हरिया डरते हुए बोला, अरे भैया मन, अब तुम रहने दो ना, हमें धन तो मिल ही गया है, इतना ही काफी है। तब मन बोला, अरे भाई हरिया, तुम थोड़ी देर रुको तो सही। फिर मन ने डंडे से वह मटकी फोड़ दी। उसमें तो शहद भरा हुआ था और वह शहद हरिया और मन के ऊपर गिर गया। तब हरिया चिल्लाते हुए बोला, भाई मन, मैंने तुमसे इतना मना किया था, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते। यह लो, मिल गया तुम्हें धन। फिर मन और हरिया जैसे ही पंडित के घर से बाहर निकले
वैसे ही मधुमक्खियों का छत्ता मन और हरिया के ऊपर गिर गया और अब तो मन और हरिया के ऊपर मधुमक्खियां चिपक गईं। अब मन और हरिया वहां से चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए, लेकिन मधुमक्खियों ने अभी भी मन और हरिया का पीछा नहीं छोड़ा। तब मन ने हरिया से कहा, भैया हरिया, हमें जल्दी से नदी में कूद जाना चाहिए, नहीं तो ये मधुमक्खियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। फिर हरिया और मन फटाफट से एक नदी किनारे पहुंच गए और जल्दी से दोनों नदी में कूद गए। फिर थोड़ी देर बाद जब हरिया और मन वापस बाहर आए तो दोनों के दोनों लाल हो रखे थे। तब मन ने हरिया से कहा, भैया हरिया, आज तो मधुमक्खियों ने बहुत बुरा काटा है। तब हरिया गुस्से से बोला, भाई मन, मुझे तो पहले ही पता था कि हम पंडित के घर जा रहे हैं और वहां से सही सलामत वापस आना नामुमकिन है, लेकिन तुम मेरी एक भी बात नहीं मानते। फिर मन ने जब अपने खाली हाथ देखे तो मन ने हरिया से चौंक कर कहा, भाई हरिया, वह धन की पोटली कहाँ गई? तब हरिया गुस्सा करते हुए बोला, भाई मन, तुम्हें हमारी हालत दिखाई नहीं दे रही है? अभी तुम्हें धन की ही पड़ी है। फिर हरिया मन से तेज आवाज में बोला, भाई मन, अब मैं तो चला अपने घर और तुम ढूंढते रहना वह धन की पोटली। फिर मन ने हरिया को सांत्वना देते हुए कहा, भाई हरिया, हमारी हालत तो देखो, उस धन की वजह से ही तो हमें उन मधुमक्खियों ने काटा है और तुम उसी को छोड़ने की बात कर रहे हो। तब मन ने हरिया से कहा, भाई हरिया, तुम बस एक आखिरी बार मेरी बात मान लो और मेरे साथ फिर से एक बार उस पंडित के घर चलो, फिर मैं तुमसे कभी भी उस पंडित के घर जाने के लिए नहीं कहूँगा। फिर हरिया ने मन से कहा, देखो भाई मन, मैं अब उस पंडित के घर कभी भी नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाहर ही खड़ा हो जाऊँगा, तुम ले आना वह धन की पोटली। फिर मन हंसते हुए बोला, ठीक है भाई हरिया। फिर मन और हरिया पंडित के घर की तरफ चल पड़े। फिर थोड़ी ही देर में पंडित के घर पहुंच गए तो मन को वह धन की पोटली बाहर से ही दिखाई दे गई। फिर फटाफट से मन ने वह धन की पोटली उठाई और हरिया के पास वापस आ पहुंचा। फिर मन ने हरिया से कहा, देखो भाई हरिया, यह रही तुम्हारी धन की पोटली। तब मन ने हरिया से कहा, भाई हरिया, वह देखो बैल, आओ उन्हें भी ले चलते हैं। तब हरिया गुस्से से बोला, ना भाई ना, मैं तो चला अपने घर, तुम लाते रहना इन बैलों को। फिर हरिया दुखी होकर बोला, इन बैलों से ही तो मेरी कहानी चालू हुई थी, आज तक देख लो मेरी क्या दशा हो रही है। फिर यह कहकर हरिया वहां से आगे चल दिया। फिर मन भी हरिया के पीछे पीछे चल पड़ा। इतने में ही वह पंडित आ गया और मन और हरिया को देखकर मुस्कुराकर बोला, भाई यह दोनों कभी भी नहीं सुधरेंगे और आज तो ये दोनों बड़े ही खुश होते हुए जा रहे हैं, आगे चलकर इनकी खुशी का भगवान जाने क्या होगा। फिर पंडित अंदर चला गया। उधर मन और हरिया खुश होते हुए जा रहे थे। तब मन मुस्कुराकर हरिया से बोला, भाई हरिया, आखिरकार आज हम पंडित का धन चुरा ही लाए। तब हरिया बोला, हाँ भाई मन, लेकिन तुम पोटली खोलकर तो देखो, इस पोटली में वैसे है क्या? तब मन ने कहा, हाँ भाई हरिया, तुम यह बात तो सही बोल रहे हो, वैसे वह पंडित बड़ा ही चतुर है। फिर मन ने वह धन की पोटली खोली तो उसमें कांच के टुकड़े भरे हुए थे। कांच के टुकड़ों को देखकर मन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पोटली मन के हाथों से नीचे गिर गई। पोटली को नीचे गिरता देख हरिया मन से बोला, भैया मन, क्या हुआ? ऐसा क्या था उस पोटली में जो तुमने नीचे गिरा दी? फिर मन दुखी होकर बोला, भाई हरिया, यह पंडित कभी भी हमारे हाथ नहीं आने वाला, इस पोटली में कोई भी धनवन नहीं है, इसमें तो कांच के टुकड़े भरे हुए हैं। फिर हरिया उदास होकर बोला, भैया मन, उन मधुमक्खियों ने इतनी बुरी तरह काटा था भैया, और आज फिर से हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। उधर वह पंडित खुश होता हुआ अपने आप ही बड़बड़ा रहा था कि इन चोरों ने क्या सोचा था कि पंडित को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वह तो अच्छा हुआ उस दिन मैं पुलिस स्टेशन में चला गया और उनकी सारी हकीकत मेरे सामने आ गई। ये पुलिस वाला भी इनका साथी था और मैंने सारी बातें सुन ली थी, और यहाँ आकर सारी तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी, नहीं तो आज यह ठग और चोर बाजी मार जाते। लेकिन कहते हैं ना, जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर पंडित सोचने लगा,
आज तो मैंने मधुमक्खियों से अच्छी खासी खातिरदारी करवा दी इन दोनों की। आज के बाद कभी भी इधर आने की नहीं सोचेंगे। फिर उधर मन और हरिया दुखी होकर रास्ते में जा रहे थे। तभी हरिया ने कहा, भैया मन, अब क्या इरादा है तुम्हारा? तब मन दुखी होकर बोला, अरे भैया हरिया, अब तुम्हें क्या बताऊं, आज तो मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। अब तो मैं बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। तब हरिया बोला, भैया मन, पंडित है वह, इसे ठगना लूटना इतना आसान नहीं है। अब तुम्हारी यह जिद छोड़ दो कि तुम पंडित को ठगोगे। यह बात कहकर हरिया अपने घर की तरफ चला गया। उधर मन भी अपने घर की तरफ चला गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।